नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हो गया। अब तक जहां सत्ता की कमान बीते 20 सालों से नीतीश कुमार के हाथों में थी, वहीं आज से तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। या क्या वाकई में कहा जाए कि बिहार की सियासत में जनरेशन शिफ्ट हो चुकी है? अब सोचिए, एक दौर में बिहार की सियासत शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार इनके इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन क्या वाकई में जनरेशन शिफ्ट के साथ आरजेडी अगली जनरेशन की तरफ बढ़ गई? और क्या नीतीश बाबू की सरकार सत्ता से बाहर होते हुए सत्ता के समर्थन के साथ एक जनरेशन शिफ्ट में चली गई? सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसके साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी का सीधा मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहा है। और या यूं कह सकते हैं कि उत्तर भारत में शायद यही इकलौता ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और वो माइलस्टोन भी उसने हासिल कर दिया। सत्ता संतुलन को साधने के लिए बाकायदा दो डिप्टी सीएम बनाए गए और उनके साथ नई सरकार का पूरा समीकरण भी सामने आ चुका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या यह सिर्फ चेहरा बदलने की कहानी है या फिर बिहार की राजनीति का पूरा केंद्र ही बदल गया है? और क्या केंद्र की सरकार के साथ एनडीए में बीजेपी का स्वरूप भी बदल गया है? आज बात इसी में। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र जी। शुरुआत पंकज जी आपके साथ। जरा बताइए, सम्राट चौधरी को हम क्या कहें? देवेंद्र फडणवीस पार्ट 2 कहें या हेमंत बिस्वा शर्मा पार्ट 2 कहें? क्या कहें? देखिए विजेंद्र भाई, ना तो पार्ट जो है आप जो है महाराष्ट्र पार्ट 1 कहें, ना आसाम पार्ट 1 कहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी संगठन और जितने भी जो सहयोगी दल हैं, आपने खुद ने देखा कि सत्ता के लिए लड़ते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन सत्ता का इतना ठीक हस्तांतरण और खुद जो है आप खुद देखिए कि नीतीश कुमार जी ने बहुत वक्त तक जो है साथ में काम किया और जो हालात जो हैं बिहार के थे, उन हालात से उबर करके बिहार जो है आज एक समृद्ध राज्य की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से बढ़ा, उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि अब जो है मैं अपर हाउस में जाना चाहता हूं और उसी तरीके से जो है बिहार चलता रहे जिस तरीके से हम रह रहे हैं। जो माइलेज तय किए आगे आने वाले टाइम के लिए, उनके ऊपर जो है हम खरे उतरें और वहां की जनता की सेवा करें। उसको लेकर के जो है नीतीश कुमार जी के जो सपने थे, उन सपनों को थोड़ी कम हो। आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद होना किसी स्टेट के मुख्यमंत्री होने से ज्यादा बड़ा पद है? नहीं, देखिए विजेंद्र भाई, नीतीश कुमार जी के लिए कहना कि उससे बड़ा और उससे छोटा, मेरे ख्याल में बहुत छोटी बात होगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जितनी राजनीति देखी है और जितनी चीज देखी है, उनके लिए अब ये जो पद है ना, ये बहुत वैसे रह गए हैं। सपना तो प्रधानमंत्री का देखते थे वो। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको सपने तो देखने चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ने क्या कहा कि जितनी राजनीति उन्होंने की और जिस राजनीति को बिहार को लेके गए नीतीश कुमार जी, आज जो है बिहार जो है एक समृद्ध जो है प्रदेश की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो जो जिस लोगों को एक और वाक्य मुझे याद आता है, जब बिहार के इलेक्शन चल रहे थे तो कहा गया था कि भाई नीतीश बाबू के सुशासन पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि बिहार के इलेक्शन को जुम्मे कितने महीने हुए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी ने स्वयं ने ही कहा कि अब जो मेरी विरासत है ना, वो जो है विधायक जो लोग हैं वो तय करेंगे कि मिलकर के और सारे लोगों को करके। नीतीश जी ने ये भी नहीं कहा कि मैं जो है राज का जो है उत्तराधिकारी घोषित कर जाऊं, जैसे देखिए दूसरी पार्टी में होता है कि इनके बाद कौन उत्तराधिकारी आएगा। तो उन्होंने जो है सारी चीजें एक लोकतंत्र के अंदर रहते हुए और उन चीजों को कहा कि कहीं ना कहीं बिहार पीछे नहीं रहना चाहिए, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप देखेंगे एनडीए में ये भी तय होगा कि चुनाव हो सकता है किसी के भी चेहरे से लड़ा जाए, लेकिन जिसकी एनडीए के अंदर ज्यादा सीटें होंगी, मुख्यमंत्री देर सवेर उस पार्टी का नहीं विजेंद्र भाई, देखिए दो चीजें इसके अंदर हैं कि पहले महाराष्ट्र में भी यही हुआ। नहीं विजेंद्र भाई, देखिए पहली बार आपने देखा होगा कि कहीं भी जो है सहयोगी दलों में मिलकर के इस तरीके से हस्तांतरण जो है हो जाए। अदरवाइज आप देखिए, इसको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं। हाँ, ये अप्रिशिएट करने लायक है कि ना तो
उधर शिंदे ने कोई आवाज उठाई, ना इधर जेडीयू ने कोई आवाज उठाई, उल्टा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहे, आशीर्वाद भी दिया पैर छू के। लेकिन क्या वाकई में लगता है कि भाई इससे एक डर नहीं होगा कि आप मानिए किसी XYZ स्टेट के अंदर जाकर वहां की एक लार्जेस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, नहीं, वहां चुनाव लड़ते हैं, हो सकता है पहले 5 साल में आपकी सीटें कम आए, लेकिन 5 साल बाद आपकी सीटें उनसे ज्यादा आ जाए, तो क्या उनके अंदर डर नहीं रहेगा कि भाई गठबंधन में हो सकता है एक दिन हमारी कुर्सी ही ले जाए? नहीं विजेंद्र भाई, ऐसा कोई डर नहीं है। और देखिए नीतीश जी के साथ जो चुनाव लड़ा, आपने खुद ने कोई पहला चुनाव नहीं था, नीतीश जी के साथ इससे पहले भी चुनाव लड़े, और लगातार जो है जो चीजें रही, जिन चीजों पे लोगों का तय हुआ उसी हिसाब से हुआ। ना कभी आपने देखा कि सीटों पर परेशानी आई, ना कभी चुनाव पे परेशानी आई, ना किसी अन्य चीज पे परेशानी आई। तो ये कह रहा हूं कि ये एक जो है कहीं भी जो है गठबंधन की सरकारों के लिए, गठबंधन की पार्टियों के लिए ये एक जो है अनूठा उदाहरण है। और इस उदाहरण के तहत जो है कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रीय दल और मिलकर के वापस मैं आपके पास आता हूं। राजकुमार शर्मा जी, कम से कम गठबंधन से सीखिए, कुछ नहीं तो एनडीए से ये सीखिए कि कैसे एक साथ चला जाता है और सत्ता के बड़े बड़े हस्तांतरण के साथ भी कोई गुटबाजी नहीं होती, कोई नाराजगी नहीं होती और सबको भागीदारी मिलती है। ऐसे नहीं कि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़े बाकायदा अब्दुल्ला की पार्टी के साथ और आपको एक भी अंदर मंत्रिमंडल में जगह ना मिले, आप बस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनकर और वापस लौट आए और आपके हाथ खाली रह जाए। गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, क्या कांग्रेस इससे कुछ सीख रही है? बिल्कुल विजेंद्र जी, गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है और एनडीए ने बता दिया कि गठबंधन के नाम पे वोट कैसे लिए जाते हैं और फिर कैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। उस तरीके से नीतीश कुमार जी को बिहार में फेंका गया है। महाराष्ट्र का उदाहरण आपने खुद ने भी दे दिया, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वह पवार फैमिली का फायदा उठाया, किस तरीके से वह शिवसेना का फायदा उठाया और किस तरीके से आज वह भारतीय जनता पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बना हुआ है, पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। आज बिहार का काला दिन है। अरे सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शिंदे अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 4 दिन ऐसा नहीं है कि शिंदे अलग हो गए, वोट प्राप्त किए थे। देखिए पक्ष में रहकर के आप साफ नहीं रह सके और वो कह रहे हैं और आपका चैनल दिखा रहा है और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये उनकी इच्छा थी। 20 साल जो आज में मुख्यमंत्री रह जाए राज्यसभा जैसी छोटी चीज के लिए जी, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बिल्कुल ये बात आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र भाई, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा, इसलिए मान जाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से भी बड़ी होती है, ये समझ जाऊंगा मैं राजकुमार जी कि भाई मुख्यमंत्री रहने के लिए किसी भी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी त्याग दें विजेंद्र जी, अपनी ही पार्टी के ऊपर पर, ये कांग्रेस में होता है। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे और मुख्यमंत्री पद से दूध की तरह मक्खी निकाल के फेंक दिया गया। नहीं जिनकी बात कर रहे हैं विजेंद्र भाई बात कर रहे हैं, राजकुमार जी विजेंद्र भाई बात कर रहे हैं, आप इशारा समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। 1898 की पार्टी थी, आपकी पार्टी एक सेंचुरी से ऊपर की पार्टी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री जो कि 3 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको राष्ट्रीय ऑफर दिया, उन्होंने कहा नहीं चाहिए भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी है मेरे लिए, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं करना था। 1898 की पार्टी, देखिए इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताइए, जिस पार्टी ने 70 साल राज किया हो और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप बताइए, मुकदमे कितने हैं राजकुमार जी, मुकदमे कितने हैं राजकुमार जी, एक और इंटरेस्टिंग बिहार के लोग पूछ रहे हैं। इंटरेस्टिंग तो यह है कि कांग्रेस के साथ राजस्थान में जिसने गठबंधन किया पूरी की पूरी पार्टी साफ कर दी। और विजेंद्र जी कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी पार्टी, ये गठबंधन कांग्रेस का है। तो दो नीतीश कुमार को बोलने तो दीजिए, एनडीए पे बोलने तो दीजिए कांग्रेस पार्टी को। अरे सर खुलकर बोलिए, लोग मार्कशीट पूछ रहे हैं, अंक तालिका 7वीं है 8वीं की है, बिहार के लोग पूछ रहे हैं कितने मुकदमे हैं, बिहार के लोग पूछ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अरे भाई गजब ही करते हैं बड़ी राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी राजकुमार जी, बड़े कचीरे राजकुमार जी, खुद को बता एक मिनट, खुद क्या कर रहे हैं, एक मिनट, खुद की और राजकुमार जी, राजकुमार जी, अच्छा राजकुमार जी, सम्राट चौधरी बिहार की कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते? मैंने क्या कहा आपको, कौन सी सीट से? मैंने क्या कहा आपको? अरे सर कौन सी सीट से पूछ रहे हैं, कौन सी सीट से? अब नीतीश बाबू का क्या होगा? बिहार के लोग कांग्रेस को नहीं पूछ रहे सर, प्रधानमंत्री कौन सी सीट से? और कल प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार जी मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इससे दूर रहिए, आप बहुत इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं। क्या कहा आपको? अरे सर आप इंटेलिजेंट प्रवक्ता है, मैं मानता हूं आप इंटेलिजेंट प्रवक्ता है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कौन सी सीट से, एक मिनट राजकुमार जी, कौन सी सीट से सम्राट चौधरी चुनाव जीते हैं? तारापुर सीट से।
मैं बताता हूं, तारापुर क्या सीट तकलीफ से। हो गई? निकालिए 2025 तारापुर सीट पे जाइए, उनका अब या तो एफिडेविट आप बोल देखिए। दीजिए, अरे भाई या मैं एफिडेविट बोल दूं। देखिए, एफिडेविट में सब जब मेंशन आपको है। ईमानदारी से बोल रहे हैं कि एनडीए गजब ने कर रहे हैं। अपना दोहरा चरित्र दिखाया है, ठीक है, पहले तो हाथ देवेंद्र दिलवा के जी, वोट प्राप्त कर लिए देवेंद्र और अब शास्त्री, निकाल के फेंक दिया पत्ती की देवेंद्र तरह। जी, मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं सर। सवाल यह है कि एक तरफ वो गठबंधन है जिसमें बड़े से बड़े फैसले होते हैं, लेकिन गठबंधन पर आंच नहीं आती है, कोई किसी का अगेंस्ट नहीं जा रहा होता है, सब एक मंच पर होते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो गठबंधन है जिसमें से मौका निकलता है, और मौका तलाशने के लिए जितने भी मौका परस्त होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, गठबंधन टूट जाता है, कोई किसी के फैसले को रिस्पेक्ट नहीं करता, चेहरों को रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या एनडीए ने ये माइलस्टोन सेट किया है, चाहे वो असम हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, कि हम एक परिवार हैं जिसमें फैसले लिए जाते हैं और फैसला लेने के बाद सब उसका सम्मान करते हैं? देखो विजेंद्र, इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का लोहा मानना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरह से अपना मैनेजमेंट करती है, अल्टीमेटली जो अगर उसका कुछ छिन भी जाए, शिंदे मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, वैसे तो देखा जाए सार्वजनिक तौर पे तो अपमान ही हुआ, लेकिन कोई साइलेंट है, आवाज ही नहीं है। और यही हालात जो है बिहार में भी हुए हैं। देखिए, उस नीतीश ने, जिसने कई सांसद बनाए हों राज्यसभा के, आज अगर वो ये कहते हैं कि मैं सांसद बनना चाह रहा हूं तो ये लोगों को आश्चर्य होता है। इतना मत समझिए कि लोग एकदम मूर्ख हैं, सब समझते हैं। लेकिन ये सही है कि नीतीश कुमार अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे वो नहीं डिलीवर कर पाए जो कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, और अल्टीमेटली वो अपने उस सही मुकाम पे पहुंचा दिए गए और भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर मिला कि वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाए। लेकिन इसमें एक आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे नाम चुना गया, इस पर बड़ा लोगों को आश्चर्य है। आपने देखा होगा पिछले चुनावों के दौरान बहुत सारे इन पर एलिगेशंस लगे हुए थे और बहुत सारे मामलों में अभी भी इनके बारे में कहा जाता है कि वो क्लियर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैसेज जाता है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे जिनको नियुक्त किया जाता है वो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो खुद दबे हुए हैं, जो केवल सेंटर की आवाज पे काम कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। देवेंद्र जी, शायद आपने उनका पोर्टफोलियो पढ़ा नहीं है, मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। उनके पिता 7 बार के विधायक रहे, माता जी विधायक रही, मैं सिर्फ पोर्टफोलियो की कुछ चंद बातें बता रहा हूं। वो एक मिनट सर, राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे, नहीं, वो नीतीश सरकार में मंत्री रहे, 2018 के बाद वो उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, फिर वो पार्टी के अध्यक्ष बने बिहार इकाई के, अब जाकर वो मुख्यमंत्री बने। अब बताइए इस पोर्टफोलियो में आपको ऐसा क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूं अचानक से नहीं होना चाहिए। विजेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बहुत बड़ी चुनौती है। 21 साल के शासन के बावजूद आज के दिन बिहार सबसे निचले पायदान पे मौजूद है। कुछ भी नीतीश जी ने नहीं किया ऐसा जिससे कि बिहार का अपलिफ्टमेंट हुआ हो, नहीं हुआ। उसके बावजूद सबसे कम पर कैपिटा इनकम सबसे कम है हिंदुस्तान में आज भी, और पलायन रुका नहीं है बिहार का। मजदूरी के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। तो क्या हुआ, छोटे मोटे काम कर दिए। मैं ये कह रहा हूं आंकड़ों पर बात करेंगे तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई 1990 में वहां पर कैपिटा इनकम क्या थी, वहां पर पलायन रेशियो क्या था, 2000 नहीं, आप 90 में क्यों जाएं? आप कंपैरिजन कर लीजिए आज के दिन कैपिटा इनकम और पलायन रेशियो। आज के दिन आप दूसरे राज्यों से कंपैरिजन कर लीजिए, बस उतना काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि नीचे की पायदान से कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। चलिए, मैं कह रहा हूं बिहार का नीचे के पायदान से नंबर जो है हटा नहीं है, निचले पायदान पे है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और जो इनके सामने, जो चौधरी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, मैं ये कह रहा हूं, और उस चुनौती को संभालने के लिए बिहार को एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो बिहार को सारी समस्याओं से निकाल के बाहर लेकर के आए। ये अपने मुकदमे सलटाएंगे कि आप बिहार के कल्याण करेंगे, ये देखने की बात है। पंकज जोशी जी, देखिए
जो है विजेंद्र भाई, आपने खुद ने देखा कि पहले जो है जब नीतीश जी की सरकार के साथ बीजेपी की सरकार बनी तब जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी, उसके बाद आपने फिर जो है सरकार प्रतिनिधि के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखी, और उसके बाद की जो है गुप्ता जी ने कहा कि बिहार की स्थिति जो है निचले पैदा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज बिहार की जो है कोई भी हाईवेज की सड़कें आप देखिए, इंडस्ट्रियल लैंड का डेवलपमेंट देखिए, आने वाले टाइम पे आपको लगेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लैंड में मेरे ख्याल में यूपी के बाद यदि सबसे बड़ा यदि कोई प्रदेश बन रहा है जा रहा है तो बिहार बनने जा रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो रहे लोग और वहां पर लोग आने को तैयार हैं। आज यदि पानी की व्यवस्था यदि कोई ठीक ढंग से हो रही है ना, तो वहां पर जो है बिहार में है, क्योंकि बिहार में जो प्रचुर मात्रा में जो चीजें थी उनका दोहन गलत तरीके से किया गया, कहीं ना कहीं अब जो है वो उन चीजों का जो है प्रॉपर तरीके से होकर के आज कह रहा हूं, आप खुद मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बताता हूं आपको, आप अब देखिए है ना कि 7 जिलों का जो है मैं कह रहा हूं कि 3 घंटे 3.5-4 घंटे में मैं स्वयं जाकर के आया कि नालंदा से लेकर के गया से लेकर के जो है बोध गया होकर के वापस जो है पटना आ जाना, मुझे लगता है कभी पॉसिबल था कि चीजें कि आज आप देखें कि तीनों की जो है स्थिति क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी यदि आप पहले की तुलना में आज करेंगे है ना, तो आज स्थिति क्या है, आज व्यापार की स्थिति आप देखेंगे तो व्यापार की स्थिति आज जो है ठीक हो रही है। तो कह रहा हूं कि देखिए अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सब एकदम ठीक हो जाए या सब चीज हो जाए, लेकिन आज जिस चीज को कहते थे, अरे सर नहीं 21 साल क्यों, आप यूपी बताइए ना, यूपी कितने साल तक रहा लोगों के पास, यूपी कितने साल रहा, आज देखिए जाकर के, मैं बताऊं आपको कि मुझे बताइए कि फैजाबाद में सर सुनिए बताइए, मैं कह रहा हूं ना, उसी फैजाबाद में 3 दिन पहले जाके आया, उसी फैजाबाद में 4-4.5 घंटे जो है जाने के लगते थे, और जो है 1 घंटे के अंदर जो है 1.25 घंटे के अंदर फैजाबाद पहुंचे आप। नहीं, लेकिन ये कह रहा हूं आज उसका जो कॉरिडोर बने हैं, आज ये बने हैं रामनगर, नहीं जो चीज बन रही है धीरे हो रही है, और मैं कह रहा हूं और आने वाले पर्यटक स्थल बनेंगे तब देखिए आप। सीएम यादव को भी बनाया गया है, तो क्या ये भविष्य की रणनीति है? 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, अभी एक परिनीति हो चुकी है कि भाई 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे, अगर मैं गलत नहीं तो संवैधानिक परिभाषा में कहीं डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं होता है, गलत तो नहीं सर? नहीं देखिए मैं कह रहा हूं कि लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग के लिए यदि आप 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं, नहीं डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद है क्या? नहीं देखिए अब ये तो बैलेंसिंग एक्ट है, क्या डिप्टी सीएम देखिए आपने कहना कि संवैधानिक पद, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डिप्टी सीएम है ना, दो छोड़िए, कई विपक्षी सरकार थी तो 3-3, 4-4 भी रहे लोगों के पास में, उस पे नहीं जा रहा, वो तो वो जो है तो कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब सरकारें बनती हैं और गठबंधन की सरकार होती है तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि सभी के जो है अपने अपने जो हैं खुद के जो है मैनिफेस्टोज हैं, खुद के जो हैं जनता से किए हुए वादे हैं, तो इस चीज के ऊपर कभी कोई चीजें होती हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है कहीं ना कहीं उनसे बात करते हैं, उसके अनुसार जो है हम डेवलपमेंट चाहते हैं। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व विचारधारा नहीं, हिंदुत्व भी है, विकास भी है, डेवलपमेंट भी है। मैं कह रहा हूं कि केवल हमको नीतीश के साथ जो आपका गठबंधन होता था और नीतीश का जो चेहरा होता था उसमें काफी हद तक मुस्लिम और दलित और अल्पसंख्यक भी कुछ हद तक कनेक्ट हो जाते थे। अब क्या सम्राट के सामने दिक्कत नहीं आएगी कि वहां किस तरीके से अपने वोट बैंक को साधा जाए और उस वोट बैंक को भी साधा जाए जो नीतीश के साथ कनेक्ट है? देखिए विजेंद्र भाई, वहां पर यदि आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि केवल हिंदुओं का विकास नहीं हुआ, वहां जो है जितने भी लोग रहते हैं सबका विकास हुआ, और सबका विकास होने के कारण केवल ये कहना गलत है कि वहां केवल जो है इस चीज का है, लेकिन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जो जातिवाद फैलाया और जातिवादों के आधार पर चली, वो कहीं ना कहीं अब टूटती नजर आ रही है और कहीं विकास की तरफ जो है लोग बढ़ रहे हैं आपसे, क्योंकि आप इसको अलग अलग लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अब बिहार के मुख्यमंत्री, क्या ये बीजेपी के अंदर जनरेशन शिफ्ट हो रही है जिसमें ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाएं जो कम से कम अगले 20-25 साल तक डिलीवर कर सके? देखिए मैं कह रहा हूं कि जब होना ही चाहिए ये, क्यों देखिए जब आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई चीजें आ गई हैं, सब चीजें आ गई हैं, तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूं अपने आप को जो है दुनिया के अनुसार परिवर्तित करके रहना और पार्टियों को अपडेट करके रहना और कहीं ना कहीं देश के विकास में रहना, तो ये चीज तो अच्छी बात है कि मैं कह रहा हूं कि देखिए आप यदि किसी अच्छा बिजनेसमैन देखेंगे, मैं 2 मिनट बताता हूं आपको, है ना, मुझे याद है ना, जब बिड़ला साहब थे, आदित्य बिड़ला साहब, तब जो है कुमार मंगलम साहब को जब कुर्सी दी गई थी वो केवल 18 ईयर्स के हुए थे, और आज आप देखिए कि उस व्यक्ति ने जो है जिस तरीके से बिड़ला ग्रुप को संभाला है, मेरे ख्याल में उसमें जो है कहीं ना कहीं वृद्धि ही की है ना, कोई कमी नहीं आई है। तो अब ये कह रहे हैं व्यापार और नहीं व्यापार नहीं, देखिए व्यापार नहीं, ये देखिए ये संगठन को जो है, देखिए व्यापार केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हमेशा आप देखेंगे तो फोर्ड का एक वर्ड है ना, कि मुझसे मेरा प्रॉफिट आप सारा ले लीजिए बट मेरा संगठन मुझे दे दीजिए। देखिए कहीं भी जो है, क्योंकि संगठन जो होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं तैयार होता है तो ऑर्गेनाइजेशन फिर दोबारा बना के गलत कह रहा हूं, बीजेपी अगले 20-25 साल की रणनीति के साथ काम कर रही है, वो अपने ऐसे लीडर्स को क्रिएट कर रही है जहां 20-25 साल की पॉलिटिक्स हो, एक वैक्यूम क्रिएट ना हो जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों में हुआ कि जैसे ही दिग्गज इनएक्टिव हुए
या अफसोस कि वो दुनिया से गए, तो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे बसपा, जैसे वर्तमान में कांग्रेस, जैसे हरियाणा के अंदर इनेलो और कई पार्टियां, जैसे महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी, ये वो पार्टियां जिन्होंने सेकंड लेयर को कभी क्रिएट नहीं होने दिया। बिल्कुल, देखिए पार्टी परिवार से इतर क्रिएट नहीं होने दिया, और इसलिए लीडर्स का एक बड़ा वैक्यूम आया। बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल विजेंद्र, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में चीफ मिनिस्टर्स का सिलेक्शन किया है, वो एस्टेब्लिश चेहरे उन्होंने प्रेफर नहीं किए। जो स्थापित चेहरे थे राज्यों के, उन लोगों को टोटली उन्होंने एक तरह से अलग किया और नए चेहरे निकाले। तो इसके पीछे मंशा क्या स्पष्ट है ये तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं इससे। एक तो यह है कि एक टेंडेंसी हो जाती है कि नए लोगों को आशा बंधी रहती है कि हमारा भी नंबर आ सकता है, तो ये तो एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर्स की काबिलियत और योग्यता का सवाल है, वहां पर एक सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी योग्यता के आधार पर या समर्थन के आधार पर तय करती है, या कि अपनी जरूरत के मुताबिक। लेकिन जातीय समीकरण कैसे सेट होगा भाई? आईपीएस को क्रैक करना नहीं है। आप समझिए, योगी की क्या योग्यता मान रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की, लेकिन यूपी में क्राइम को कंट्रोल किया ना, डेवलपमेंट के इश्यूज क्रिएट, डेवलपमेंट को आगे एस्टेब्लिश किया ना। हेमंत बिस्वा शर्मा की आप क्या क्वालिफिकेशन मान रहे हैं, आप बताइए ना सर। लेकिन डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश किया ना उन्होंने। भाई पॉलिटिकली मैं ऐसे ऐसे लीडर बता दूं जो शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको हम पूजनीय मानते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया। यह काम समाज के अंदर हर एक तबके की जरूरत को समझकर उसके लिए योजनाओं को इंप्लीमेंट करना है सर। पढ़े लिखे तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनको कर देंगे एग्जीक्यूट, एक मंशा तो हो कम से कम। नहीं, लेकिन देखिए, योग्यता, चीफ मिनिस्टर की योग्यता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे, ये कहना मैं ये नहीं कह रहा हूं, उचित नहीं है। योग्यता तो होगी कंफर्म, योग्यता तो होनी चाहिए। योग्यता तो वक्त के साथ पता चलेगी कि भाई वो कैसे बिहार को चेंज करना चाहते हैं। हाँ, कोई तो उनका पायलट प्रोजेक्ट होगा ना कि भाई मुझे ये करना है, कोई विजन भी होगा उनके जरिए। बीजेपी का भी कोई विजन होगा, चाहे वो वोट बैंक को लेकर हो तो जो या फिर वहां के डेवलपमेंट को लेकर। जातीय समीकरण और जो एजेंडा पार्टी का है, उस नजरिए से तो ये बिल्कुल सही फैसला है कि नए लोगों को, नए चेहरों को लेके आए और वो फॉलो करें पार्टी के इसको। क्या वाकई में, देखिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा किसी पार्टी को, क्योंकि पार्टी की अपनी नीति रीति होती है और उसके हिसाब से चलती है, उसकी अपनी विचारधारा है। लेकिन यह भी तो सच है ना कि कांग्रेस से बीते 10 सालों में जो सेकंड लेयर थी, वो सेकंड लेयर वहां से निकलकर बीजेपी में चली गई, किसी और पार्टी में चली गई है। यानी कि उनको अपनी पार्टी के अंदर सम्मान और पद दोनों ही नहीं मिला। क्या वाकई में ये एक बड़ा कारण है कि बीजेपी और एनडीए लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस अपने अंदर ही सर्वाइवल की लड़ाई को लड़ रही है? ऐसा नहीं है विजेंद्र जी, सब पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिसी है, कांग्रेस पार्टी की अपनी पॉलिसी है, अन्य पार्टियों की अपनी पॉलिसी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार जा रही थी तो 400 पार नहीं गई, और कांग्रेस पार्टी तो 400 पार कई जमाने में जाके आ गई पहले। ये तो जमाना गया सर, समय की बातें हैं, समय की बातें हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। अभी भी कांग्रेस उसी जमाने में जी रही है, ना वो इस जमाने में आ रही, ना इस जमाने के लीडर्स को ले रही है। ऐसा इस बात को मत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिटिक्स कभी नहीं करती है। जो कांग्रेस के अंदर रहे कि भाई शायद सम्मान नहीं मिल रहा है। हमने तो बड़ा टकराव देख लिया इसको लेकर राजस्थान में। फिर आप यूपी आ जाइए, यूपी के कितने मैं नेता गिनाऊं कांग्रेस के जो सेकंड लेयर के तौर पर थे और वो पूरी की पूरी लेयर उड़ा दी गई। फिर मध्य प्रदेश में आ जाइए, आपके जो टॉप सेकंड लेयर के नेता थे जिनको आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर वहां देख रहे थे, वो आपकी पार्टी से छिटक गए। आप असम में हेमंत बिस्वा शर्मा उदाहरण है। इधर खुद सम्राट चौधरी मूल बीजेपी और संघ से नहीं है, वो एक दौर में आरजेडी के साथ थे। आप सोचिए, वहां से फिर जेडीयू से जुड़े, जेडीयू से फिर मांझी सरकार की तरफ गए और वहां से फिर ये बीजेपी में आए। कांग्रेस नहीं ले पा रही है किसी को। विजेंद्र जी, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आना जाना हर पार्टी में चलता रहता है, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, उसका आपने उदाहरण भी देखा ना सर। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, नेता भाग रहे हैं ना, नेता भाग रहे, बोल ही नहीं पा रहे। अब नीतीश कुमार जी नहीं बोल पा रहे, जिनको सीएम बनाया था महाराष्ट्र में, डिप्टी सीएम बनाया, अभी हमारे गुप्ता साहब ने कहा उनकी आवाज ही नहीं आई, तो आवाज आएगी कैसे? अरे वो आएगी कैसे आवाज?
आवाज तो दबा रखिए, आशीर्वाद आवाज तो दबा रखिए, आवाज तो दबाना जानती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आवाज दबाना जानती है, बना नहीं, और जब आवाज दबा देंगे तो आदमी बोलेगा कैसे? पहले ही भाग गए, लोग छिटक गए। अब इसको उसको कौन नहीं डिनाई बताया बोलेंगे करेगा? कैसे? इसको कौन डिनाई करेगा राजकुमार जी कि जब इंडी गठबंधन बन रहा था और उसके मूल चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार आगे सामने आ रहे थे कि भाई इनको प्रधानमंत्री प्रमोट कीजिए, तो सबसे पहले कांग्रेस भाग गई कि नहीं नहीं, चेहरा प्रमोट नहीं करेंगे भाई, ये वही नीतीश कुमार है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? इंडी गठबंधन का क्या हुआ? वही नीतीश कुमार जो सीएम भी नहीं रहे और राज्यसभा पाकर के राजी हो रहे। अब पता नहीं कौन सी पूछ दबी पड़ी है उनकी। हम इतना कहना चाह रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को हमारी शुभकामनाएं हैं जी। बिहार को आगे बढ़ाइए, सुशासन लाइए, बिहार को और अग्रणी राज्य बनाइए हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा लगेगा, बिहार हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। तो आप बंगाल है या नहीं है? आप ये मान रहे हैं, आप ये कह रहे है या हैं नहीं है? गरीब हमारा है या नहीं आप है? ये कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल बिहार में कांग्रेस आने की स्थिति नहीं है, इसलिए सम्राट जी आप बढ़ाते रहिए। मैंने ये नहीं कहा है, यही शुभकामना मतलब देना हमारा निकला फर्ज बनता है। इसका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया देवेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। बिहार में क्या वाकई में विकास की बहार आएगी और क्या सम्राट युग के दौरान वहां जो समस्याएं हैं उनका संपूर्ण समाधान होगा? क्योंकि आप सोचिए, सम्राट चौधरी उस वक्त बिहार की कमान संभाल रहे हैं जहां सुशासन बाबू लगातार वहां सत्ता पर काबिज थे। उन्हें ना सिर्फ सुशासन बाबू की इमेज को कायम रखना है, बल्कि उसको 4 कदम आगे बढ़ाते हुए यह बताना है कि हां, बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री चुनना और वहां सत्ता को संभालना कैसे रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं